इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या साथ में किसी अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमारे वीडियो को देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है विलयन देखा था। विलयन लेसन जो है समाप्त हो गया है। आज इस लेक्चर्स में जो है हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। जो यूपी बोर्ड का सेकंड लेसन है वो है विद्युत रसायन, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अंग्रेजी में कहा जाता है। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा विलयन के नाम से, उसमें जा करके आप सारे वीडियो जो है देख सकते हैं। अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर्स वाइज जो है अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। तो ये सबसे पहले देखो, पहली बात तो देखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, फिर एक बार बता दें कि आप कॉपी पेन ले लीजिए, और पेन ले करके जब आप पढ़ते लिखते हैं कुछ लिख करके आप पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आता है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी पढ़ने बैठिए आप अपनी कॉपी पेन ले करके बैठिए, और जो आपको सही लगे उसको आप नोट करते चलिए। इससे आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी और आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन होते क्या है। तो देखो, विद्युत रसायन जो है ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है, विद्युत रसायन जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसको आप ऐसे कह सकते, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को तथा वैद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन कहलाती है। हमने कहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, देखिए ये क्या है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा, दो ऊर्जाएं हैं, एक रासायनिक ऊर्जा होती है और दूसरी वैद्युत ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन, यानी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भाई एक दूसरे में परिवर्तन किया जाता है। तो वही कहा गया है कि रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका वैद्युत रसायन कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा, भाई दो ऊर्जाएं हैं, एक रासायनिक ऊर्जा है दूसरा वैद्युत ऊर्जा है। तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एक दूसरे में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, आपका वैद्युत रसायन कहलाते हैं। अब ये वैद्युत रसायन जो होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। वैद्युत रसायन दो भागों में बांटा गया है। भाई इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला ए है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, या इसी को कह सकते हैं अर्थात वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन यानी जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसको जब हम रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो वैद्युत अपघटन कहलाता है। इतनी बात समझ में आए? दूसरा इसी का अपोजिट हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात इसका दूसरा नाम है वैद्युत वाहक बल। तो इतनी बात समझ में आई। सबसे पहला हमने कहा कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी वैद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे
तो ये जो परिवर्तन होता है वैद्युत अपघटन कहलाता है, विद्युत अपघटन कहते हैं। और दूसरा, रासायनिक ऊर्जा को जब हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो ये हमें विद्युत वाहक बल कहलाते। तो ये दो बातें हैं। अब इस विद्युत रसायन को जो है हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके जो है इसका अध्ययन करेंगे, और दोनों कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इसमें हम अध्ययन करेंगे, वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, यानी पहला पार्ट जो हम देखेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, अंग्रेजी में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहा जाता है। पहली बात, यानी पहला पार्ट आपका जो होगा वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, और दूसरा पार्ट इसमें जो देखेंगे उसे बोला जाता है विद्युत रसायन, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आई इतनी बात? देखिए, यानी जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेसन है, इस लेसन में हम दो पार्ट करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमारा जो होता है वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका 2-3 पेज का रहता है, इसी में आपके क्वेश्चन जो है बढ़िया से फंसते हैं। और दूसरा है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी सबसे ज्यादा पार्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा लेसन की शुरुआत हो गई। अब हम सबसे पहले वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता के बारे में बात करेंगे। यहां से हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत अपघट्यों विलयन की चालकत, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकत, तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले बात आती है वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो अब वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं, ध्यान समझिएगा, वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिसको जल में डाल करके अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। तो जिस पदार्थ को जल में घोल करके हम धारा प्रवाहित करते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह हो जाता है, तो उस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहते हैं, और उसके जलीय विलयन को वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन कहा जाता है। तो इतनी बात तो जो आप जानते ही हैं। अब बात आती है कि ये जो वैद्युत अपघट्य के पदार्थों के विलयनों का जो चालकत्व होता है, वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयनों में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो वैद्युत धारा प्रवाह होता है वो ओम के नियम के अनुसार होता है। हमने कहा कि विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयनों में विद्युत प्रवाहित करने पर जो धात्विक चालकों में विद्युत का प्रवाह ओम के नियम के अनुसार होता है। जैसे किसी धातु में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर ओम का नियम लागू होता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी वैद्युत अपघट्यों के जलीय विलयनों में भी धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें भी ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम क्या होता है? तो ओम के नियमानुसार, भाई ओम का नियम क्या है? V बराबर I R आप जानते हैं। तो किसी सुचालक के विभव को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। विभव एवं उसमें बहने वाली धारा I है, तथा सुचालक का प्रतिरोध को R से लिखा जाता है, में निम्न संबंध होता है। यानी अगर हम किसी सुचालक के विभव की बात करें, जो विभव होता है तथा उसमें बहने वाली जो धारा होती है I, तथा सुचालक का जो प्रतिरोध R होता है, इसमें अगर देखा जाए तो V बराबर I R, देखो इसको कैपिटल में लिखिए, I जो है कैपिटल हो जाएगा, यानी V बराबर I R जो है संबंध होता है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब अगर हम किसी वैद्युत अपघट्य की पदार्थ की बात करें, किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह
में उत्पन्न किया गया अवरोध उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। आप जानते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य में, जो कोई हमारा वैद्युत अपघट्य होता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, तो वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी वैद्युत अपघट्य के विलयन में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में, यानी जो हमारा विलयन होता है, विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। भाई आप जान रहे हैं कि जलीय विलयन है, जलीय विलयन में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन धारा के प्रवाह में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। वही जो अवरोध होता है वो जलीय विलयन का वो प्रतिरोध जो है कहलाता है। अब ये जो प्रतिरोध होता है इसे आप जानते हैं ओमेगा, आप ओमेगा ऐसे भी बना सकते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक ओम होता है, यानी जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, जलीय विलयन में जो धारा प्रवाह किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जो अवरोध उत्पन्न होता है वो उसका प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को हम जो है ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारा विद्युत अपघट्यों का जलीय विलयन होता है उसमें अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो जैसे धातुओं में विद्युत चालन होता है, ठीक उसी प्रकार विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयनों में भी ओम के नियम के अनुसार होता है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, सुचालक का जो विभव भी होता है उसमें बहने वाली धारा I तथा सुचालक का प्रतिरोध R में संबंध होता है V बराबर IR। यही ओम का नियम है, V बराबर IR, यानी जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा और लगाए गए प्रतिरोध दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब ये जो हमारा ओम का नियम है, तो किसी विद्युत अपघट्य में जो विद्युत अपघट्य में कहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है, उसमें तो कोई प्रतिरोध होता नहीं है। तो प्रतिरोध के जगह पे बताया ये गया कि जो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन होता है तो वो जलीय विलयन धारा के प्रवाह में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। तो जो अवरोध उत्पन्न करता है वही उसका प्रतिरोध कहलाता है, जलीय विलयनों का प्रतिरोध कहलाता है। तो जलीय विलयनों का प्रतिरोध जो होता है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है, इसे हम ओमेगा द्वारा जो प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन अगला बनता है कि चालकत्व तो क्या होते हैं, तो देखिए चालकत्व को हम ऐसे कह सकते हैं, विद्युत अपघट्यों द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा प्रवाह में दी गई सहायता को चालकत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपसे पूछा जाता है कि चालकत्व क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है विद्युत अपघट्यों द्वारा जो विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन होता है वो अवरोध उत्पन्न करता है। तो अवरोध का अपोजिट भाई जो अवरोध ना उत्पन्न करे, जो उसकी सहायता करे, तो वही लिखा है विद्युत अपघट्यों द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह। अरे जहां प्रतिरोध कौन है, जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा प्रवाह में दी गई सहायता को चालकत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में प्रतिरोध की जगह पर धारा की प्रवाह में सहायता करता हो उसे हम चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध का अपोजिट, यानी प्रतिरोध क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, धारा को जो है प्रवाहित नहीं होने दे रहा है। तो अब कोई पदार्थ हम ऐसा डालते हैं जो अवरोध को समाप्त करे,
यानी अवरोध को खत्म करे, यानी अवरोध का अपोजिट हो, तो वो आपका उसका जो है चालकत्व कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि चालकत्व बराबर 1/r। भाई r कौन है? r प्रतिरोध है, इसके अपोजिट हो रहा है, मतलब 1/r, यानी r का बटे में जा रहा है, मतलब इसका उल्टा हो रहा है। भाई कोई चीज बराबर r है तो r मतलब अवरोध कर रहा है, इसको अगर हमें खत्म करना हो तो 1/r लिख दिया जाएगा। तो चालकत्व को हम कंडक्टेंस लिखा जाता है, ये कैपिटल G से लिखा प्रदर्शित करते हैं चालकत्व को, और ये 1/r हो जाएगा। अब ये R को आप जानते हैं, ये प्रतिरोध होता है। अब यहां से चालकत्व जो है 1/r हो गया, यानी प्रतिरोध का अपोजिट, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इतना तो पता है कि प्रतिरोध जो R है इसका मात्रक ओम है। तो अगर हम चालकत्व का मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होगा भाई ओम का अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। भाई बटे में अगर यहाँ ऐसे लिखते हैं 1/ओम लिखोगे तो ओम ऊपर जाएगा, तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? या इसको आप ऐसे ओम बनाओगे और -1 इनवर्स कर दोगे। और सुनिए, अब चूंकि ओम 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 जो लिखा है ओम 1/ओम, इसको आप उल्टा अगर बटे में है तो उल्टा ओम का उल्टा महो होता है। अरे माँ अहो महो होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या महो, इसको महो ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ओम का उल्टा महो होता है, तो यहां महो भी लिखा जा सकता है। इसके अगर एसआई मात्रक की बात करें, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो सीमेन होता है। सीमेन, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो सीमेन होता है। विद्युत अपघट्टों के जलीय विलयनों में धारा प्रवाह में दी गई सहायता, यानी धारा प्रवाह में अगर हम कोई सहायता देते हैं तो वो हमारा उसका चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध जो है अवरोध उत्पन्न कर रहा था, वो धारा प्रवाह नहीं करने दे रहा था, तो उसे हम प्रतिरोध बोल दिए। अब धारा के प्रवाह में कोई सहायता अगर कर रहा है तो वो जो है उसका चालकत्व कहला। क्यों? क्योंकि वो चालकता को बढ़ा रहा है, चालकता को आगे बढ़ा रहा है, तो वो उसका चालकत्व कहा जाता। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया कि विद्युत अपघट्टों द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा प्रवाह में दी गई सहायता को चालकत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो चालकत्व क्या होगा भाई? प्रतिरोध का उल्टा हो रहा है, यानी प्रतिरोध अवरोध कर रहा था तो चालकत्व धारा बढ़ा रहा है, तो प्रतिरोध का अपोजिट हो जाएगा, तो चालकत्व बराबर हो जाएगा 1/r हो जाएगा। अब r क्या है? वही प्रतिरोध है, इतना तो आपको पता है। अब इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो भाई 1/r, r कौन है? ओम है, तो 1/, तो अपान से ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसको ओम इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। और सुनिए, अगर हम ओम का उल्टा करते हैं, ओम की स्पेलिंग आप जानते हैं OHM होता है ओम, तो महो हो जाएगा। महो भाई उसका उल्टा किए हैं, आर का उल्टा किए हैं, चालकत्व बता रहे हैं, तो यहाँ पे महो हो जाएगा, तो ये महो लिखा जाता है। और इसके अगर एसआई मात्रा की बात करें तो इसे हम सीमेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसमें बात करेंगे चालकत्व। एक तो हम चालकत्व देखेंगे और दूसरा विशिष्ट चालकत्व क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, विशिष्ट चालकत्व का जो दूसरा नाम है वो है चालकता। इसी को जो है चालकता भी कहा जाता है। अंग्रेजी में कंडक्टेंस चालकत्व होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकत्व, या इसी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। विशिष्ट चालकत्व को ही कंडक्टिविटी के रूप में कहा जाता है। तो आप जानते हैं किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम भाई आपको पता है, चालक जो होता है, चालक क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, यानी जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो, प्रतिरोध जो है अवरोध उत्पन्न करता है, तो चालकत्व क्या करेगा भाई? उसका उल्टा करेगा, उसकी चालकता को बढ़ा देगा। व्युत्क्रम उसका चालकत्व तथा उसके
विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाएगा। तो वही कहा गया, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है, तथा उसके विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। दोनों बात समझ में आई कि नहीं? और ध्यान समझिए, विशिष्ट चालकत्व को कापा इक्के की तरीके से बनता है, इसको कापा बोला जाता है, से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हमारा विशिष्ट चालकत्व होता है उसे कापा के से प्रदर्शित कर। देखिए एक बात आप जानते हैं, जो प्रतिरोध R होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा ये जो प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती L/A होता है, जहां L बराबर चालक की लंबाई होती है, चालक की लंबाई, और ये A जो होता है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है। इतना आपको पता है। समानुपाती हटाओगे तो R बराबर कोई कांस्टेंट लाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने रो ले लिया गुणे L/A, तो जहां रो जो होता है, जहां रो बराबर, इसे रो बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। भाई रो जो होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पर जो R बराबर होगा वो रो L/A होगा। अब हमने क्या कहा, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है। तो ये हमारा प्रतिरोध है, इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये जो हमारा रो होगा ये भी बटे में जाएगा, 1/रो हो। और सुनिए, ये 1/रो हमारा होगा तो इसका जब बटा करेंगे तो A/L हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई? इसका हमने बटे में कर दिया, इसका भी बटे में कर दिया, तो इसको भी बटे में करेंगे तो ये पलट जाएगा, A/L हो जाएगा। आप जानते हैं जहां 1/R कौन है? भाई R जो है प्रतिरोध है, तो 1/R कौन है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम कौन होता है? चालकत्व है। तो 1/R बराबर ये चालकत्व हो जाएगा। भाई प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है, जिसे हम जो है कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, तथा 1/रो, भाई ये हमारा रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है। हमने आपसे बताया कि रो जो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, तो हमने आपसे क्या कहा कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, यही तो हमने आपको बताया। तो अब ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ये हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा। और विशिष्ट चालकत्व को कापा के से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ। हमने आपको कहा किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है, तो चालक का प्रतिरोध ये आपका 1/R हो जाएगा। और फिर हमने कहा कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, तो भाई ये विशिष्ट प्रतिरोध रो है, इसका व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये कहां से आया? ये कोई भी समान चालक होता है तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है जो प्रतिरोध होता है, और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने लिख दिया, इसको हमने जब हटाया तो ये हमारा जो है बीच में एक नियतांक लिया गया जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां से हमने जो है फार्मूले उठाए। इसको आप समीकरण 1 बना लो, तो इसी फार्मूले पे 1/R की वैल्यू G हो जाएगी, G, और 1/रो की वैल्यू ये कापा K हो जाएगा, और A/L तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई A/L। इतना समझ में आया? अगर हम ये के विशिष्ट चालकत्व की वैल्यू निकाले, विशिष्ट चालकत्व बराबर विशिष्ट चालकत्व, तो विशिष्ट चालकत्व को हम कापा K से लिखते हैं बराबर, अगर इसके बराबर लिखेंगे
तो ये इसके ऊपर होगा और ये इसके नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणे L अपान A बने। भाई आप देख रहे हैं इसके बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये मान लीजिए ऊपर है, ये इनके साथ जाएगा तो G और L ये जो है साथ हो जाएगा और A जो है इनके साथ था तो ये नीचे आ जाएगा, तो K बराबर कापा K बराबर G L अपान A हो जाएगा। अब आप G की वैल्यू जो है 1 अपान R लिखते हैं गुणे L अपान A हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है भाई ये समीकरण हमने यहां से बनाया, 1 अपान R की वैल्यू G हो जाएगा, 1 अपान रो की वैल्यू K हो जाएगा, A अपान L अपनी जगह पे है, तो G की हमने क्या किया, K की वैल्यू निकालना चाहा, तो ये कापा K जो हमारा होगा तो ये पलट जाएगा, G और L अपान A हो जाएगा। G की वैल्यू 1 अपान R होता है, भाई कंडक्टेंस हमारा 1 अपान R होता है और ये L अपान A हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो हमारा यल है, जहां L बराबर 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघट्ट के विलयनों की लंबाई है। विलयनों की लंबाई मान लीजिए 2 विद्युत जो हमारा विद्युत अपघट्ट है उनमें जो 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो उनके बीच की जो विलयनों की लंबाई L है। अब A बराबर इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। और जो इसमें इसको L अपान A आपने दिखा है, इसको आप कह सकते सेल स्थिरांक कहा जाता है। सेल स्थिरांक जो है बोला जाता है, L अपान A को सेल स्थिरांक भी कहा जाता है। अब अगर L अपान A को सेल स्थिरांक कहा जाता है तो इस फार्मूले पे अगर हम रखेंगे तो K बराबर हमारा बनेगा G गुणे सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक ये हमारा नया फार्मूला जो है तैयार। भाई K क्या है, विशिष्ट चालकत्व है, और G क्या है, कंडक्टेंस चालकत्व है, और ये सेल स्थिरांक है। तो इतना समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे हम चर्चा करेंगे।